हाय हेलो 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 एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा हम पढ़ रहे हैं पेपर एग्जाम आपका जो दिसंबर 2023 में हुआ था। आई होप आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। इसको कंटिन्यू रखो, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप फिर एकदम से जब डेट अनाउंस होती है, फॉर्म निकलते हैं, आपको पता है 1 डेढ़ महीने का प्रोसीजर सारा होता है, तो फिर तैयारी नहीं होती। ये जो ऑफ टाइम आपके पास होता है इसी में आपकी तैयारी हो सकती है। बाकी तब तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर रहता है। तो अभी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना जो भी है आपका सब्जेक्ट, आपको पता है कितना बड़ा है, कितना आपको पढ़ना है। टाइम तो देखो देना ही होता है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ने लगोगे तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगता। पर चीज़ें एक बार पढ़ने से कभी क्लियर नहीं होती। और बाकी आपने जिन लोगों को पढ़ा भी होगा ना, और आपको अच्छे से तो रिवीजन तो देखो करना ही होता है, रिवीजन भी टाइम मांगता है काफ़ी सारा आपका। तो अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और कब होगा चीजें दिमाग में से निकाल दो। आज हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीजें आप अपने माइंड में रखो। कब होगा एग्जाम, ये चीजें कभी भी आपका पेपर क्लियर नहीं कराएगी। तो आज से ही आप स्टार्ट कर देना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। लास्ट हमने जो 30 क्वेश्चन किए थे उसमें आपने काफी कुछ पता चल गया होगा क्या कुछ आपको पढ़ना है। और मैं सिलेबस में आपको अच्छे से बता चुकी होती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर भी आपको क्वेश्चन देख के ये आइडिया हो गया कि भाई 11th की एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11th की एनसीईआरटी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा रखी है, और ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। और 12th की एनसीईआरटी मैं करा दूंगी आपको। बाकी जो सिलेबस है वो सब कंप्लीट है, आप सिलेबस से पढ़ सकते हो। उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट होती है जैसे ही, तो आप रिकॉर्डेड बच्चे वालों को लाइव में भी ऐड कर दिया जाएगा। और लाइव नहीं होती है तब तक रिकॉर्डेड पूरा बैच अवेल है आपके पास, आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीता था? कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीता था भाई? वो आपका शिशुनाग था। ये आपका जब हम टॉपिक पढ़ते हैं मगध, मगध में बिंबिसार आएगा, उसके बाद अजात शत्रु आएंगे, शिशुनाग, कालाशोक, ठीक है। तो स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया, अवंती, अवंती का जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी? बिंबिसार के साथ थी, ठीक है। इसके साथ तो अवंती की अच्छी खासी दोस्ती थी। हालांकि इसके काल में चीजें बिगड़नी शुरू हो गई थी अजात शत्रु पर अधिकार नहीं हुआ था, जीता नहीं था। जीता किसने था? शिशुनाग ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शाह मोहम्मद गौस की दरगाह कहाँ है? सूफी आप आंदोलन पढ़ते हैं, सॉरी सूफी सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, सूफी के साथ आप भक्ति भी पढ़ते हैं, वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूछा गया, ये सूफी था मोहम्मद गौस, तो इसकी दरगाह पूछी गई कहाँ पे थी? ये ग्वालियर में थी। नेक्स्ट है, निम्न में से शाहजहां के द्वारा कंधार में तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? कंधार जिसको भारत का सिंह द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये शाहजहां के हाथों से निकल गया था। देखो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। 1639 में अली मर्दान जो कंधार का किलेदार था, उसने ये किला शाहजहां को दे दिया था। 1649 में क्या हुआ था? अब्बास द्वितीय, शाह अब्बास द्वितीय ने ये जो कंधार पर कब्जा कर लिया था। फिर इसको ये कंधार वापस चाहिए था शाहजहां को, कि मेरे को तो भाई ये वापस चाहिए। तो इसने 49 से 52 तक 3 अभियान करवाए थे। जाओ भाई इसको जीतो जीतो, मेरे को ला के दो, चाहे कुछ भी करो। पहले 2 अभियानों में औरंगजेब गया था, और तीसरे में आपका दारा गया था, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले 2 में औरंगजेब और तीसरे में दारा। औरंगजेब जीत नहीं पाया तो फिर दारा गया। दारा ने बड़ी सी स्टेटमेंट देके गया था कि 1 हफ्ते के अंदर मैं कंधार को जीत लूंगा, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा, कुछ ज्यादा ही बोल गया था। पर इसका अधिकार इस पर नहीं हुआ था, ठीक है। टोटल तीनों अभियानों में 12 करोड़ रुपए का खर्च हो गया था, जो उनको काफी आर्थिक रूप से पीछे ले जाता है। तो राइट आंसर जो इसका होता है ये होगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, वो है, निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में बगदाद के खलीफा ने दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति में मान्यता प्रदान की थी? ठीक है। मतलब कुल मिला के आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सुल्तान है जिसने, कौन सा इसमें व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, एक तरह से सुल्तान बना था, ठीक है। स्वतंत्र स्थिति में मान्यता मिली थी इसको। तो ये जो रहा है, ये इसमें था इल्तुतमिश।
देखो सबसे पहले गद्दी पे कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, सभी को पता है कि वो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, वो एक तरह से गुलाम की तरह ही गद्दी पर बैठा था। हालांकि वो आजाद हो गया था, मतलब दास्ता से मुक्त हो गया था, बट बात उपाधि की चल रही है, सुल्तान की उपाधि की। और उपाधि भी ये होता है कि उपाधि किसने दी है सुल्तान की, एक जिसकी अब आप बहुत सारी डिग्रियां लेते हो, अब जो वैधानिक होती है वही तो वैलिड होगी ना। तो ये पूछा जाता है कि जो खलीफा के द्वारा उपाधि दी गई है वो किसको दी गई थी, तो वो सबसे पहले इल्तुतमिश को दी गई थी, ठीक है। बिल्ला मंसूर जो खलीफा था 1229 में, इसने प्रॉपर उससे उपाधि ली, एक पूरा ड्रेस व्रेस भेजते हैं और पत्र वत्र भेजते हैं, सब कुछ लिख के हाँ भाई तू अब ठीक है सुल्तान बन गया है। तो वो इसको मिली थी 1229 में। और बाकी इसने उपाधि नहीं ली थी, दास्ता से मुक्ति हो गया था। निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं पूछा गया, नहीं है। तो मार्तन मंदिर भी सूर्य मंदिर है, मोढेरा मंदिर भी है, कोणार्क का मंदिर भी है। किराड़ू मंदिर सूर्य मंदिर नहीं है, ये राजस्थान के अंबिका देवी का मंदिर है, ठीक है। तो ये वाला आपको ऑप्शन नहीं वाला मिलेगा। निम्न में से किसने फतवा ए जहादारी ग्रंथ लिखा। भाई ये एक जैसी तो बुक है, एक जैसे इनके नाम है, पर बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। फतवा ए जहादारी जो बुक है वो जियाउद्दीन बर्नी की है। इसमें 4 राइटर है, जैसे मिनहाज उस सिराज, इसकी बुक का नाम क्या है, तबकाते नासिरी, काफी फेमस बुक है। मिनहाज सिराज की बुक है तबकाते नासिरी। हसन निजामी की जो बुक है ताज उस नासिर, ताज उस नासिर है। जियाउद्दीन बर्नी की जो बुक है, एक तो फतवा एक जहांगीर है, और तारिक ए फिरोजशाही भी इसकी बुक का नाम है, तारिक ए फिरोजशाही, ये भी इसी की बुक का नाम है। और तारिक ए फिरोजशाही में काफी कुछ इसने लिखा हुआ है। कहा जाता है जहां से मिनहाज ने अपना इतिहास छोड़ा था लिखना, वहां से इसने पकड़ा था, और फिरोज शाह के 6ठे साल तक इसने इतिहास को लिखा है। सम सिराज अफीफ, इसकी बुक का नाम भी तारिक ए फिरोजशाही है। तारिक ए फिरोजशाही दो लोगों, इसकी भी है और इसकी भी है, तारिक ए फिरोजशाही। इसने क्या किया था, तारिक ए फिरोजशाही में बुक्स जो लिखी थी, इसने कंप्लीट जो फिरोज शाह के बारे में लिखा था, फिरोज शाह के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें सम सिराज अफीफ की बुक तारिक ए फिरोजशाही से मिलती है। इसमें 40 अध्याय थे, इसने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। बर्नियन ने कंप्लीट नहीं दी है, इसने क्या किया था, बलबन के राज्याभिषेक से स्टार्ट किया था इतिहास को, और फिरोज शाह के 6ठे साल तक इसने इतिहास को कंप्लीट किया था, ठीक है। जेल में कहते हैं इसकी, भटनगर जेल में इसकी मृत्यु होती है। और ये जो दोबारा समझाती हूँ, 4 ये इतिहासकार है। मिनहाज उस सिराज काफी फेमस बुक है, तबकाते नासिरी, इसने रजिया सुल्तान के बारे में काफी कुछ बातें पॉजिटिव इसमें कही है। हसन निजामी की बुक है ताज उल नासिर। जियाउद्दीन बर्नी की बुक है फतवा ए जहादारी, और एक है तारिक ए फिरोजशाही, हसरतनामा, एक शहजादा नामा, कुछ इस तरह की और भी बुक इसकी है। सम सिराज हफीब की जो बुक है वो है तारिक ए फिरोजशाही। इसने कहा है कि इसमें पूरा फिरोज शाह का इतिहास लिखा है, जितनी भी थी उसके काल में जानकारी थी, 40 अध्याय में इसने लिखा, और ईरानी परंपरा के आधार पर इसने चीजों को लिखा है। इसने ये भी कहा है कि जो स्त्री और सर्प दो भयावह जीव है। देखो क्या कह रहा है स्त्रियों के बारे में, भाई ऐसा मत बोलो। स्त्री और सर्प दो भयावह जीव है, उनको तुरंत ही मार मुर देना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा था। गलत बात भाई। उसके बाद जो है जियाउद्दीन बर्नी ने भी इतिहास में काफी कुछ लिखा, लोगों के सुल्तानों के आदर्श गुणों के बारे में इसने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। राइट आंसर आपका जियाउद्दीन बर्नी है, फतवा जहादारी की। नासदीय सूक्त का निम्न में से किस वेद में उल्लेख मिलता है। नासदीय सूक्त, भाई जब ये ना हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो इसके बारे में जरूर ये पढ़ना होता है कौन कौन से सूक्त इसके अंदर है। विवाह सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, ये इसके अंदर ही है, सब के सब ऋग्वेद के अंदर। पृथ्वी सूक्त पूछा जाए तो वो अथर्ववेद के अंदर है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के लिए उपयुक्त भूमि पूछी गई है, ऋग्वेद से क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल की जो आर्थिक कृषि से रिलेटेड पॉइंट है वो पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया कौन सी उपयोग है, क्षेत्र है, वास्तु है, सिल है, सिल नहीं है ये खिल है, मिस्टेक है, अपरहत है। जो जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, उर्वरा भूमि होती है, उसको क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। वास करते हैं जहाँ पे वो वास्तु भूमि है। खिल बंजर भूमि होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये बंजर होती है। और अप्रहात वो होती है जो छीनी गई भूमि।
ये तो चार ऑप्शन है। यहाँ पे ये भूमि जो कृषि योग्य होती है, वास्तु जो भूमि होती है ये वास करने योग्य होती है, अप्रत होती है जो छीनी हुई होती है, और खिल जो होती है वो बंजर होती है। तो राइट आंसर आपका क्षेत्र जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत बता रहे हैं आप, भाई असंगत बताना है, कौन सा असंगत है। भू अनुदान की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी, राइट है। समावर्तन फसल मोहम्मद बिन तुगलक, भी राइट है। वार्षिक राजस्व ये गलत है। और ऋण पंजीकरण फिरोजशाह तुगलक। जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा था, आपने पढ़ा होगा जितनी भी जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि को क्या किया था इन्होंने, खालसा भूमि को सभी को, सॉरी, जितने भी भू अनुदान वाली भूमि थी जो इनाम में दी गई थी, आपको उपहार में दी गई थी, वो सब छीन ली थी इसने गद्दी पर बैठते कि तुम फ्री फंड की भूमि ले रहे हो भाई, दो वापस सबको, लेके उसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर लिया था। खालसा भूमि कौन सी होती है, खालसा भूमि वो होती है जिसमें सीधा टैक्स राजस्व के पास जाता है, मतलब उसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, ये प्रशासन के पास ही चला जाता है। उसके बाद ये समावर्तन फसल, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने फसलों को बदल बदल कर बोना, फसल चक्कर जो है इसी ने स्टार्ट की थी। और ऋण वगैरह भी दिए थे, काफी सारे तकावी ऋण वगैरह किसानों को भी, आप ऋण लो पर अपनी जो फसल है उसको अच्छी खासी लगाओ। नेक्स्ट है, ये नहीं है इससे रिलेटेड, ऋण पंजिका, ऋण पंजिकाओं को रद्द करना। बहुत सारा ऋण इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, अब ये तो मर गया बेचारा, और मरने के बाद जो बैठेगा फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा, कहते इसको कांटों का ताज मिला था। बैठते ही इतनी सारी प्रॉब्लम इसके आसपास, इतनी सारी प्रॉब्लम, तो ये क्या क्या था, इसने भाई बहुत सारे लोगों पर ऋण था। अब इसने कहा इतने सारे लोग ऋण कहाँ से, जो उधर जो महाजन है वे है उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, लोग परेशान थे, तो इसने वो ऋण पंजिका ही पाड़ दी कि भाई तुम ऋण ही नहीं है तुम्हारा, ना किसी को देना ना लेना, बात खत्म कर दी। तो राइट आंसर इसका जो है नहीं वाला, वो वार्षिक राज। एक को दो से सम्मिलित करना है, बुक पूछी गई है आपको और ये सारी खुद ही सम्मिलित करके उसने दे रखी है। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व है, जिनसेन की आदि पुराण है, उद्योतन सूर्य की कुव्या माला है, हरिभद्र सूर्य की समरादित्य, जो ए बी सी डी वाला ऑप्शन है 1 2 3 4, ये वाला ये राइट है। ठीक है, ये खुद ही बुक है, खुद ही मिला दी उसने, रजिस्ट्री नहीं किया। निम्न में से किससे ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी शासक, हर्ष की जो युद्ध होते रहते थे, तो एक वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ भी हुआ था, तो वो किस से पता चलता है, कौन से अभिलेख से या कौन से ताम्रपत्र से पता चलता है। तो ये नवसारी ताम्रपत्र है, नवसारी ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसने ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था। जैसे ये ताम्रपत्र होते, अभिलेख अलग होते हैं, ताम्रपत्र भाई कोई कठोर धातु पर जो चीज लिखी जाती है उसको ताम्रपत्र कहते हैं, और अभिलेख तो आपको पता है पत्थर पर जो खुदे होते हैं उनको अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसको भी बुक मिलानी है और ये भी इसने खुद से मिलान करके दे रखी है। दाऊद की चंदायन है, कुतुबन की मृगावती है, मंझन की मधुमावती है, उस्मान की चित्रावली है, मधुमालती। तो ये सारी इसने खुद ही मिलान करके दे रखी है। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4 5, ये रहा, राइट है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं बता देती हूँ क्या पूछा गया है। कौन से वाक्य सही है, तीन स्टेटमेंट दे रखिए, पूछा गया कौन सी सही है। पहला है, कृष्ण देव राय सुलू वंश के शासक थे, नहीं थे, तुलु वंश के थे। सुलू पूछा है पर ये तुलु वंश का था, ये विजयनगर का क्वेश्चन है, विजयनगर से पूछा गया है। आमुक्त माल्यात तमिल भाषा में थी, जी नहीं, ये कृष्ण देव राय की जो बुक है आमुक्त माल्यात, ये पूछे कि क्या ये बुक तमिल में थी, तो ये तो बुक तेलुगु में थी, तो ये भी गलत है। विजयनगर प्रशासन में 98 या 98 एक वर्ड होता है जो राजस्व विभाग था, तो ये राइट है, ये राइट है, तो ये 98 राजस्व विभाग से था, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, रास पंचादी बुक किससे रिलेटेड है, ये किसकी बुक है भाई, ये नंददास की बुक है। आगे चले, मध्य पाषाण कालीन स्थलों का टेरी समूह अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु। निम्न में से किस ग्रंथ में पिछहत्तर व्यवसायों का जिक्र किया गया, मतलब बताया गया, उल्लेख है, आपकी 75 व्यवसाय थे। तो ये सारी बुक आपको पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध ग्रंथ है ये। इन बौद्ध ग्रंथों में एक ही किसी पुस्तक में ये बताया गया कि 75 व्यवसाय किसके अंदर है, तो 75 जो व्यवसाय है वो किस बुक के है, वो मिलिंद पन्नो के अंदर है। मिलिंद पन्नो कौन सी बुक है, ये जो नागासेन था और नागार्जुन था, कौन आपका जो ये क्या बोलते हैं यार, बौद्ध धर्म का
बहुत सी शहर, ठीक है। और एक हिंदी यवन शासक था मिनांडर। इन दोनों के बीच जो क्या होती थी, नागसेन और इसके बीच एक बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुई थी। और ये मतलब उससे कह रहा था कि तू बौद्ध धर्म ले ले। जो नागसेन है उसको कह रहा था तू बौद्ध धर्म ले ले। पर वो कह रहा था क्यों, ऐसा क्या चीज है। तो इनके भी शास्त्रार्थ होता है जिसमें नागसेन जीत जाता है और जो मिनांडर है वो बौद्ध धर्म ले लेता है। प्रश्न उत्तर इसकी सारी चर्चा मिलिंद पन्नों में, और 75 जो व्यवसाय है वो भी मिलिंद पन्नों के अंदर की है। नेक्स्ट है जफर खानी जहांगीरी और खासा और चौतर आदि केस से संबंधित है। ये पूछ लीजिए, ये वर्ड आपसे पूछे गए ना भाई, एक जफर खानी है, एक जहांगीरी है, एक खासा है, ये चौतर है, क्या है ये बता दो। ये कपड़े हैं कि इत्र है कि तांबा है कि बर्तन है कि कागज है। तो भाई ये जो जहांगीर के समय के वर्ड है, पता चल रहा है जहांगीर के समय के वर्ड है। तो ये क्या था, जहांगीर जफर खानी जहांगीरी खासा चौतर, ये जहांगीर के समय के जो शब्द है। इसमें क्या था कि ये लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ काफी फैशनेबल माने जाते हैं मुगल काल में नूरजहां और जहांगीर को। तो इनकी जो कपड़ों की ये ब्रांड थी सारी की सारी, जफर खानी जहांगीरी खासा चौतर। तो ये राइट आंसर है कपड़ा। निम्न में से किस स्थल से R37, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। R37 एक आपको मिला, एक ताबूत मिला था, है ना। ताबूत देवदार की लकड़ी का बना हुआ था और जो हमारा हड़प्पा से मिला था। तो ये सारी साइट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे धोलावीरा से स्टेडियम मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, और मोहनजोदड़ो से न जाने क्या क्या मिला, मतलब सबसे इन चारों से बहुत कुछ मिला है। तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको साइटों को सबको 7-8 साइट तो मेन इंपोर्टेंट, 7 तो उसके बाद छोटे छोटे जो है वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कुत्तासी है, राखी गढ़ी है, हुल्लास है, आलमगीरपुर है, सब पढ़ने होते हैं। उसके बाद निम्न में से किस वर्ष शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह हुआ था। भाई इसके जो ना राज्याभिषेक दो टाइम हुए, दोनों हुए थे 1674 भी, ठीक है। एक होता है 15 जून को, एक होता है 15 जून को, और एक होता है 4 अक्टूबर को। भाई एक तो इसका गर्मी में होता है, एक सर्दी में होता है, ठीक है। दोनों कहते हैं जब पहला राज्याभिषेक हुआ था उसके थोड़े दिन बाद इसकी माता की मृत्यु हुई थी, तो थोड़ा इसको वहम हुआ था, फिर एक कर्म कांड से राज्याभिषेक करवा के दोबारा गद्दी पर बैठते हैं। हेलियोडोरस निम्न में से किसका राजदूत था। हेलियोडोरस ये है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है पर इधर सही लिखी हुई है, एंटियाकिल्टस, ठीक है। एंटियाकिल्टस एक यूनानी शासक था, एंटियाकिल्टस ये वाला, ठीक है। उसका एक राजदूत था, वो हेलियोडोरस था उसका नाम। ये राजा था, ये इसका राजदूत था। ये कहाँ पे आया था, ये विदिशा में आया था, और इसने क्या किया था, वासुदेव के नाम पर एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कहाँ पे था, विदिशा में था। कवि राजशेखर किस राजवंश से संबंधित है। कवि जो राजशेखर है वो प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, प्रतिहार। क्योंकि राजशेखर का जो कहते हैं ना कि बहुत सारी बुक लिखी है इसने, और ये स्पेशल किसके काल में थे, महेंद्र प्रथम के और महिपाल प्रथम के, ठीक है। महिपाल, महेंद्र के और महिपाल के समय में थे ये प्रतिहार शासक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पाल से, राष्ट्रकूट से, प्रतिहारों से। निम्न में से कौन से युगम सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपसे पूछे गए हैं। तो ये अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर कंबोडिया, वायुंग छाया नाटक। तो ये जो अंकोर वाट है ना, ओंकार अंकोर वाट, यहाँ पे विष्णु मंदिर भी है भाई, गणेश मंदिर भी है यहाँ पे, बुद्ध मंदिर भी है, कुछ भी इनसे पूछा जाए तो सब है यहाँ पे। ये राइट है। ये बोरोबुदुर मंदिर है ना, ये कंबोडिया में तो नहीं है पर उसकी थोड़ी सी दूर इंडोनेशिया में जरूर है, इंडोनेशिया में है। तो ये राइट नहीं है, ये गलत है क्योंकि इन्होंने कंबोडिया दिया है। और ये वाला जो वायुंग एक छाया नाटक है, ये भी AOC ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये वाला इंडोनेशिया आना था। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, सही है, सही कौन सा है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, श्रीनगर तो नहीं, श्री तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, नहरे बहिस्ती आगरा में तो नहीं है, ये तो ये है। तो राइट आंसर आपका मिलने वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ A। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल काल में बयाना और सरखेज निम्न में से किस, ये तो बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नील है,
समुद्रगुप्त ने कन्नोपायन की नीति किसके प्रति अपनाई थी? कन्नोपायन की नीति किसके प्रति अपनाई थी भाई? ये थी आपके विदेशी राज्यों के लिए। ठीक है, इसने सब अपने युद्ध किया था ना, सबके लिए अलग अलग नीतियां अपनाई थी। ठीक है, जैसे उत्तरापथ के लिए तो प्रशोभधरण, प्रशोभधरण की जो मतलब जड़ से खत्म करना, तो ये उत्तरापथ के लिए थी। ठीक है, जो ये गणराज्यों के लिए थी, इनके लिए तो ये जो विदेशी राज्यों के लिए थी कौन सी? कन्योपदायन। ठीक है, आत्म निवेदन, कन्योपदायन, ये किसके लिए थी? विदेशी राज्यों के लिए। उत्तरापथ के लिए थी प्रसोपधरण, इनको जड़ से खत्म करना। आठवीं के लिए थी परिचार की कीर्त, ये वाली थी परिचार की कृत, मतलब आपसे दास दास बना लेना इनको। ठीक है, और गणराज्यों से भी यही थी कि मतलब व्यक्तिगत रूप से दरबार में इकट्ठा होना, सब तरह के टैक्स देना, श्रवदान कर, प्रणाम गमन, इस तरह की जो नीति है वो गणराज्यों से की गई। अलग अलग नीति है। अब है भाई आपके लिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही है, सही है, ये तो गलत है भाई, ये दिल्ली में है। बाकी कोयल अलीगढ़ को कहा गया है और बर्नियर ने श्रीनगर कहा है, तो ये ए और सी ऑप्शन राइट है, ए और सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? समाहर्ता का वेतन 24,000 पर्ण था। रुमेंदई अभिलेख में कर का उल्लेख मिलता है। मेगास्त्रीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की प्रत्येक समिति में 6 सदस्य। देखो, ये आपको पता है कि जब हम वेतन वगैरह पढ़ते हैं, उनके मंत्री है, एक मंत्री परिषद थी, उनके अलग अलग वेतन थे, तो समाहर्ता का 24,000 था, ये राइट है। रूमन देई अभिलेख जो है वो टैक्स से रिलेटेड है, जब ये वहां पे गया था इसने टैक्स को घटा दिया था, है ना, तो ये वाला राइट है। मैगस्ट्रीज के अनुसार, कितना सिली सिली सी मतलब मिस्टेक हम कर सकते हैं। मैगस्ट्रीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की प्रत्येक समिति में 6 सदस्य थे, बट नहीं, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे और समिति 6 होती थी। समिति 6, सदस्य 5, टोटल मेंबर होते थे 30। ठीक है, बस इतना गलत किया इन्होंने, आपसे 6 मेंबर पूछे, यहाँ 5 आने थे, तो ये वाला आपका रॉन्ग है। पर जिस किसी ने भी देखो टिक किया हुआ है, उसे ध्यान नहीं दिया हुआ, तो ये आपका जाता है आंसर नंबर ए और बी, बी के साथ जाएंगे हम, ये राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कथावथु का संकलन किस बोध संगति में होता है? देखो, ये अभिधम पिटक का ही पार्ट है। अभिधम पिटक लिखा है, कथावतु लिखा है, तो ये तीनों मतलब इसी के पार्ट है। तो ये जो तृतीय बोध संगति होती है ना, उसमें इनका संकलन होता है। जैसे इसमें सूत पिटक, ठीक है, जैसे इसमें सूत पिटक का होता है, इसमें अभिधम पिटक का होता है, इसमें किसका होता है, सॉरी, इसमें विनय पिटक, इसमें अभिधम पिटक। हम तीनों बोध संगति पढ़ते हैं ना, तो तीनों चारों, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे संकलन होता है सूत पिटक का। सूत पिटक के सारे भाग आपको याद करने होते हैं, क्योंकि सूत पिटक ना पूछ के उसके भागों के बारे में पूछ लिया जाता है। विनय पिटक, ठीक है, जैसे उसके भाग पूछे जाएंगे कि खुद्दक निकाय का संकलन या फिर दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, ऐसे भाग भी पूछ ले सकते हैं आपको, डायरेक्ट पिटक ना पूछ के। तृतीय बोध संगति में है जो इसमें अभिधम पिटक का हुआ था, और अभिधम पिटक का जो पार्ट है वही कथावस्तु है या कथा वस्तु है, तो या ये दे दे या ये दे दे, आपको बताना तृतीय बोध संगति ही है। और इसमें जो है विभाषा सूत्र, ठीक है, वसुमित्र के द्वारा जो संकलन किया गया था ना विभाषा सूत्र, वो चतुर्थ बोध संगति में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोल शासक के उत्तर मेरु अभिलेख में ग्रामीण प्रशासन? पहले तो उत्तर मेरु अभिलेख बताओ किसका है, तो ये उत्तर मेरु अभिलेख है प्रांतक प्रथम का। ठीक है, किसका है ये? प्रांतक प्रथम का। उसके बाद इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होता है भाई। चोल शासक में विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, पूरा अच्छे से पढ़ना होता है चोल को, इनका प्रशासन अच्छे से पढ़ना होता है। तो ये प्रांतक प्रथम राइट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश से स्पाद लक्स का संबंध है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे ही, ये चौहान वगैरह पूरे, यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम का जो अपना चैनल है, वहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह कभी कभी दे देती हूँ, तो वहाँ पे मैंने चौहान, ये प्रतिहार, ये पढ़ाए हुए हैं। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट ही स्टार्ट, चौहान स्टार्ट होते हैं ना, उनके इंट्रोडक्शन में ही है कि सपाद लक्ष्य क्या है। जो 1.25 लाख गांव थे ना, और उन गांव में जो इनका एरिया था चौहानों का, उसको क्या कहते थे? सपाद लक्ष्य। ठीक है, चौहान, साकुम्बरी के चौहान इनको कहा गया है।
तो एक तरह से चूहानों के लिए वर्ड यूज किया है, चूहानों का एरिया था उसको स्पादलक्स कहा गया था। तो भाई हमारे पूरे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको मैंने बहुत कुछ इसके अंदर बताया है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एक पेपर के अंदर ही आपको कम से कम वन मतलब 150 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं, 60 तो ये है ही, और उसके साथ मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, चाहे आप उनको कितने सारे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ो। 2 बार पेपर को ध्यान से पढ़ना अच्छे से, आपको आ जाएगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। और जल्दी ही मैं लाइव बैच जब भी मैम बोलेंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा आपका। आज के लिए काफ़ी, बाय बाय।